तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल CBG गेमिंग पर। दोस्तों, माय हीरो एकेडमिया का चैप्टर 280 आखिरकार रिलीज़ हो चुका है और आज मैं आपके लिए उसका रिव्यू लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मांगा चैप्टर 280 में क्या क्या हुआ था। इस मांगा चैप्टर में डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस वक्त दो मेन फाइट चल रही हैं, एक तो शिगाराकी की और एक जाइगेंटोमाकिया की। जाइगेंटोमाकिया किसी भी तरीके से शिगाराकी तक पहुंचना चाह रहा है और मांगा चैप्टर 280 में हमारे को लगभग इसका जवाब मिल चुका है कि जाइगेंटोमाकिया शिगाराकी तक पहुंच पाएगा या नहीं। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दोनों ही फाइट्स में थोड़ी थोड़ी अपडेट्स देखने को मिली हैं। शायद आपको इस वीडियो के एंड तक लगे कि ये वॉर आर्क खत्म होने वाला है, पर मुझे नहीं लगता कि वॉर आर्क अभी खत्म होगा। मुझे लगता है कि वॉर आर्क अभी तक 60 या 70% ही खत्म हुआ होगा और मेरे हिसाब से हमारा इस आर्क में काफ़ी कुछ देखना बाकी है। वॉर आर्क अभी तक माय हीरो एकेडमिया में सबसे बड़ा आर्क है। वॉर आर्क अराउंड चैप्टर 253 पे शुरू हुआ था और फिलहाल हम चैप्टर 280 पर हैं और मुझे लगता है कि ये आर्क अराउंड चैप्टर 300 तक ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि मैं आर्क के ख़त्म होने की बात क्यों कर रहा हूँ। अब हम शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि माउंट लेडी जाइगेंटोमाकिया का मुँह खोलने की कोशिश कर रही होती है और आशिडो किसी तरीके से जाइगेंटोमाकिया के मुँह तक पहुँच जाती है और उसके मुँह में एनेस्थीसिया डालने ही वाली होती है। उसने खुद को चारों तरफ से एसिड में कवर कर रखा होता है और एक शील्ड बना रखी होती है ताकि डाबी की फायर और फॉरेस्ट की फायर उसे जला ना सके। जंगल में आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी होती है कि कोई भी हीरो जाइगेंटोमाकिया के नज़दीक नहीं जा पा रहा होता और जाइगेंटोमाकिया ने जब फूंक मारी थी तो उसकी वजह से जंगल की आग और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। हम देखते हैं कि कामिनारी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है और वो क्लास 1B की लड़की राइको यानागी के पैरों पर सर रख के लेटा हुआ होता है और वो उसका ध्यान रख रही होती है। शायद ये कामिनारी की ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट होगा और जब मिनेटा को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो कामिनारी की और भी ज़्यादा बुरी हालत कर देगा। तभी सीरो चिल्लाता है कि जाइगेंटोमाकिया की फूंक की वजह से वो लोग तो उड़ गए थे, पर हो सकता है कि कई लोग अभी भी आग में दबे हुए हों। माउंट लेडी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि जाइगेंटोमाकिया का मुंह खुला रख सके और आशिडो उसके मुंह तक पहुंचने वाली होती है। आशिडो बोलती है कि मेरे आर्मर के थ्रू मुझे ये आग नहीं छुपा रही है, मुझे किसी भी तरीके से आगे बढ़ना ही होगा और अगर मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये करना ही होगा। पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि ये सब हीरोज़ बस बच्चे ही हैं। मीना को खुद पे डाउट होने लग जाता है और वो बोलती है कि फियर मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्या मिडनाइट ठीक होगी। एकदम से मीना खुद को होश में लाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तभी जाइगेंटोमाकिया कुछ बोलता है। जाइगेंटोमाकिया बोलता है कि मुझे अपने मास्टर तक जल्द से जल्द पहुँचना होगा और सबसे छोटा रूट लेना होगा। इन लोगों से लड़ना एक गलत फैसला था। इसके बाद वो माउंट लेडी को गुस्से में देखने लग जाता है। वो बोलता है कि सबसे छोटे रास्ते का मतलब ये है कि इन लोगों को मैं फिर से ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा। ये सब कुछ मैं अपने मास्टर के लिए कर रहा हूँ। मीना को एकदम से ये आवाज़ पहचान में आ जाती है। उसे याद आता है कि उसने ये आवाज़ पहले भी सुन रखी है। तभी उसे एकदम से अपने स्कूल का एक दिन याद आता है जिस दिन उसने अपने दो दोस्तों को एक मॉन्स्टर से बचाया था और उसे याद आता है कि वो उस दिन कितना ज़्यादा डर गई थी। वो अपने मन में समझ जाती है कि ये वही मॉन्स्टर है जिस मॉन्स्टर को अपने स्कूल के दिनों में उसने देखा था। इसके बाद हम मीना को फिर से स्कूल ड्रेस में देखते हैं जो 2 या 3 साल पहले वो पहना करती थी और वो इस आवाज़ को सुन के इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसके हाथ से वो एनेस्थीसिया भी गिर जाता है और उसी पल एकदम से जाइगेंटोमाकिया माउंट लेडी का सर पकड़ लेता है और एकदम से वो माउंट लेडी को इतनी आसानी से फेंक देता है जैसे वो कोई बच्ची हो। जाइगेंटोमाकिया एकदम से गड्ढे में से निकलता है और एकदम से वो मीना को पकड़ के उसे कुचलने ही वाला होता है। जाइगेंटोमाकिया इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ की एक उंगली मीना के पूरे शरीर से भी बड़ी होती है। तो इस वक्त आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग किसी आम विलन से नहीं लड़ रहे हैं। ये विलन एक माउंटेन की तरह है जो चल फिर तो सकता ही है, बल्कि वो हर जगह तबाही भी फैलाता है। जाइगेंटोमाकिया एकदम से मीना आशिडो को कुचलने ही वाला होता है, पर तभी एकदम से हमारा हीरो रेड राइट वहाँ पे आ जाता है। वो एकदम से मीना को जाइगेंटोमाकिया के हाथ से दूर फेंक देता है और एकदम से खुद उसकी चपेट में आ जाता है। मीना एकदम से किरिशिमा की फिक्र करने लग जाती है और उसे लग रहा होता है कि वो जाइगेंटोमाकिया की चपेट में आ गया है और कुचला गया है। तेत्सु मीना आशिडो को ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। तेत्सु मीना को बोलता है कि क्या तुम चल सकती हो, मडमैन ये इस पूरी जंगल को दफनाने वाला है ताकि वो आग को ख़त्म कर सके। मीना को किरिशिमा की फिक्र हो रही होती है। वो तेत्सु से बोलती है कि पर किरिशिमा का क्या होगा। तेत्सु मीना को बोलता है कि चिंता मत करो, वो मेरी ही तरह है, उसे भी आग से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मेरी ही तरह आग में कूद पड़ा था पर वो मेरे से तेज़ था, इसीलिए वो तुम तक पहले पहुंच गया। दोस्तों, आप लोग ये तो ऑलरेडी जानते होंगे कि तेत्सु और किरिशिमा का क्वर्क एक जैसा है। दोनों के ही क्वर्क्स हार्डनिंग वाले हैं
जिसका मतलब यह है कि किरिशिमा सिर्फ अपनी विल पावर और ट्रेनिंग की वजह से तेत्सु से आगे निकलने में कामयाब हुआ। जो भी लोग किरिशिमा के फ़ैन हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आखिरकार जाइगेंटोमाके खड़ा हो जाता है। वो इतना बड़ा दिख रहा होता है कि जैसे कोई माउंटेन हो। उसके हाथ में उसके सारे दोस्त होते हैं। वो बोलता है कि मैंने सभी परेशान करने वालों को दूर फेंक दिया है। मेरे दोस्तों, अब संभाल कर बैठना। तभी जाइगेंटोमाके को एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ बोलती है कि मैं हूँ रेड राइट। मेरे पीछे जो भी खड़ा होगा उसका कभी खून नहीं निकलेगा। किरिशिमा अपनी अनब्रेकेबल फॉर्म में होता है और वो धीरे धीरे करके जाइगेंटोमाके के हाथ पर चढ़ रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर दो बात सोचने वाली हैं। पहला तो जाइगेंटोमाके की स्किन कितनी थिक होगी कि उसे पता भी नहीं चल रहा था कि कोई उसके हाथ को पियर्स करते हुए बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि किरिशिमा का क्वर्क भी कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो जाइगेंटोमाके की स्किन को पियर्स कर पा रहा है और आगे बढ़ पा रहा है। लास्ट चैप्टर में याओ मोमो ने बोला था कि वो किसी भी तरीके से सिरिंज को जाइगेंटोमाके की स्किन के आर पार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एनेस्थीसिया उसके मुंह में डालना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि किरिशिमा का क्वर्क कितना ज़्यादा ताकतवर होगा कि वो जाइगेंटोमाके की स्किन को भी तोड़ पा रहा है। किरिशिमा के चिल्लाने की वजह से जाइगेंटोमाके को पता चल जाता है कि किरिशिमा वहीं पर है। किरिशिमा एकदम से जाइगेंटोमाके के मुंह में एनेस्थीसिया फेंकता है, पर तभी एकदम से हिमेको टोगा एक चक्कू फेंकती है और उसकी एनेस्थीसिया की बोतल को तोड़ देती है। इस चीज़ से किरिशिमा बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो बोलता है कि वो बोतल सिर्फ मेरी थी, पर मीना की बोतल अभी भी मेरे पास है। वो अपनी पॉकेट में से एनेस्थीसिया की बोतल को निकालता है और फिर से जाइगेंटोमाके की मुंह की तरफ फेंक देता है। इसी चीज़ से पता चलता है कि किरिशिमा कितना अच्छा हीरो है। उसने कितने सारे काम एक साथ किए। पहला कि उसने मीना को चोट लगने से पहले बचाया। दूसरा कि मीना के हाथ से जो एनेस्थीसिया की बोतल गिर गई थी उसने उसे पकड़ भी लिया और अपनी जेब में भी रख लिया। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ही उसकी एनेस्थीसिया की बोतल टूटी उसे याद था कि उसकी जेब में एक दूसरी बोतल भी है और एकदम से उसने ये बोतल जाइगेंटोमाके की मुंह की तरफ फेंक दी। ये बात विलन्स भी नहीं सोच सकते थे कि एक जने के पास दो एनेस्थीसिया की बोतल निकलेंगी। आखिरकार किरिशिमा जाइगेंटोमाके के मुंह में एनेस्थीसिया फेंकने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही बोतल जाइगेंटोमाके के मुंह में जाती है वैसे ये क्लिक की आवाज़ आती है, जिसका मतलब ये है कि ये बोतल मुंह में जाके टूट चुकी है। जाइगेंटोमाके किरिशिमा को कुचलने ही वाला होता है, पर तभी एकदम से वहाँ पे लिजर्डी आ जाती है और एकदम से किरिशिमा को बचा के वहाँ से ले जाती है। एकदम से सभी हीरोज़ में अनाउंसमेंट हो जाती है कि रेड राइट ने जाइगेंटोमाके को डोज दे दी है और किरिशिमा कामयाब रहा। फाइनली याओ रोज़ू का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। याओ रोज़ू बोलती है कि अब जाइगेंटोमाके जितना हिलेगा उसका शरीर में एनेस्थीसिया उतनी ही तेज़ी से फैलेगा। तभी वहाँ पे कई सारे प्रो हीरोज़ आ जाते हैं और यहाँ से सिचुएशन को संभालना हीरोज़ का काम है। पर तभी जाइगेंटोमाके एकदम से अपना मोड चेंज कर लेता है और शायद ये उसका ब्रिजर्क मोड है। एकदम से उसका जॉ हिलने लग जाता है और एकदम से लॉन्च हो जाता है और उसके पहने वाले टीथ एकदम से बाहर दिखने लग जाते हैं। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि किरिशिमा ने जो उसके मुंह में एनेस्थीसिया फेंका था उसका जाइगेंटोमाके पे कब तक असर होगा। इसके बाद हम दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट फाइट पे आ जाते हैं, यानी कि जो फाइट शिगाराकी, एंडेवर, डेकू और बाकुगो में चल रही है। आखिरी बार जब हमने ये फाइट देखी थी तो टोमोरो शिगाराकी जीत रहा था, पर इस बारी जब हम उसे देखते हैं तब उसके शरीर में से भाप निकल रही होती है, यानी कि एंडेवर ने उसे अपनी आग से जलाया हुआ है और वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। शिगाराकी बिल्कुल हारा हुआ लग रहा है। एंडेवर शिगाराकी को बोलता है कि टोमोरो शिगाराकी, तुम जितनी चाहो उतनी ताकत लगा लो, पर तुम्हारे अंदर कन्विक्शन की कमी है, इसलिए तुम्हारे सारे अटैक्स बेकार हैं। तुम जितना भी हम पे अटैक करोगे वो सारे बेकार जाएंगे। शिगाराकी को देख के लग रहा होता है कि उसके अंदर ज़रा सी भी ताकत नहीं बची है, पर फिर भी शिगाराकी बोलता है कि तुम हीरोज़ उन लोगों को बचाते हो जिन लोगों को तुम जानते भी नहीं हो, और ऐसे लोगों को बचाने में तुम अपनी फैमिलीज़ को परेशान करते हो। ऐसा मेरे डैड कहा करते थे। तुम कह रहे हो ना कि मेरे अंदर कन्विक्शन की कमी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कन्विक्शन क्या होती है। मेरे पास कन्विक्शन है नहीं, मेरे पास कन्विक्शन थी। और यहाँ पे हमारा मांगा का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जो बात शिगाराकी ने बोली कि हीरोज़ दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपनी फैमिलीज़ को चोट पहुँचाते हैं, वो बात एंडेवर पर बिल्कुल ठीक बैठती है। एंडेवर ने ऑल माइट को पीछे छोड़ने के लिए हर कोशिश करी और अपने परिवार का जीना हराम कर दिया। उसने टोडोरोकी और अपने बाकी सभी बच्चों का जीना हराम कर रखा था और उनका पूरा का पूरा बचपन भी ख़राब कर दिया। सेम चीज़ शिगाराकी की ग्रैंड मॉम ने करी थी, यानी कि नाना शिमोरा ने। नाना शिमोरा ने हो सकता है सिर्फ ऑल माइट और बाकी सभी को बचाने के लिए अपने फैमिली को पीछे छोड़ा हो, पर रियलिटी यही है कि उन्होंने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया था। और शिगाराकी आज जो भी है इसी वजह से है, क्योंकि शिगाराकी के फादर हीरोज़ को पसंद नहीं करते थे। शिगाराकी बचपन में हीरो बनना चाहता था और हीरोज़ का फ़ैन था,
पर शिगाराकी के फादर नाना शिमुरा की वजह से हीरो से नफरत करते थे और इसी नफरत ने शिगाराकी को डार्कनेस की तरफ धकेल दिया। शिगाराकी भले ही इस वक्त हारा हुआ लग रहा हो, पर यह बात पक्की है कि शिगाराकी अभी हारा नहीं है, बल्कि जिस तरीके से उसने अपने लास्ट वर्ड बोले हैं, ये बात पक्की है कि वो अभी अपनी नेक्स्ट फॉर्म दिखाने वाला है। वो अभी अपनी फुल पावर को रिलीज़ करने वाला है। ऑल माइट की रिटायरमेंट के बाद एंडेवर के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। पहले वो किसी की भी फिक्र नहीं करता था, वो सिर्फ किसी भी तरीके से नंबर 1 बनना चाहता था, पर जिस तरीके से वो नंबर 1 बना उसे ये बात पसंद नहीं आई और शायद इसी वजह से एंडेवर काफ़ी बदल चुका है। उसे पता है कि उसने अपने पास्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं, पर उसके प्रेजेंट में चीज़ों को ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास्ट की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। डाबी इस चीज़ का सबूत है। हालांकि अभी हमें डाबी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पर अगर होरिकोशी बीच में कुछ और ट्विस्ट नहीं लाते हैं तो ये बात पक्की है कि डाबी ही टोया टोडोरोकी है, यानी कि एंडेवर का बेटा। क्योंकि आज तक किसी को भी नहीं पता है कि टोया टोडोरोकी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि टोडोरोकी फैमिली में काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं और किसी को भी नहीं पता कि टोया टोडोरोकी के साथ क्या हुआ था। पर शायद हो सकता है हमारे को वॉर आर्क में इस बारे में कुछ पता चले, और ये भी हो सकता है कि डाबी अपनी असलियत एंडेवर को बता दे कि वो कौन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइए कि ये रिव्यूज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि मैं किस तरीके की मांगास को अपने चैनल पे कवर करूं। ऑब्वियसली मैं मांगा पैनल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, पर मैं अपने तरीके से आप लोगों को स्टोरी ज़रूर समझाया करूँगा। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात और दोस्तों, इस हफ्ते कोई भी नया चैप्टर रिलीज़ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सीज़न 5 की मांगा के साथ मिलूंगा। वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।